नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज आपको बताएंगे पीएम मोदी के द्वारा दिए गए तोहफे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने एक ऐसा तोहफा दिया है जिसके बाद देश की आधी आबादी की ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, देश के 50 करोड़ मेहनतकश मजदूरों की ज़िंदगी को बदलने वाला एक तोहफा पीएम मोदी ने दिया है। तो आइए जानते हैं पीएम मोदी ने कैसा तोहफा दिया है और वे कैसे भारत की आधी आबादी की ज़िंदगी को बदल देगा। दोस्तों, देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कि उनकी जीवन पूरी तरह से बदलने वाली है। दोस्तों, भारत देश में लगभग आधी आबादी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। भारत में आज से पहले 44 श्रम कानून लगे हुए थे। मोदी सरकार ने इन 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है और इनको बदल के अब सिर्फ 4 श्रम कोड बना दिए हैं। यानी कि 44 श्रम कानूनों की जगह पे अब 4 श्रम कोड रखे जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द कर दिया है और जो पुराने 44 कानून थे उनमें से 3 कानूनों को रखा है और उनको नए कोडों में शामिल कर लिया है। यानी कि 44 में से 12 कानून खत्म कर दिए और उनमें से 3 कानूनों को रख लिए। तो अब 29 जो कानून बच गए उनमें से 29 कानूनों को रखने की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू किए जाएंगे पूरे देश में। पहला जो कानून है उसका नाम है वेतन सुरक्षा, दूसरा जो कानून है उसका नाम है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड, तीसरा जो कानून है उसका नाम है औद्योगिक संबंध कोड यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, चौथा जो कानून है उसका नाम है सामाजिक सुरक्षा कोड यानी कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन चारों कोडों के बारे में विस्तार से। क्या है ये कोड और ये कैसे आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला जो कोड है वेतन कोड यानी कि वेज कोड। इसमें क्या है प्रावधान, इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किए जाएंगे। जितने भी लोग हैं उनका पूरे नेशनल लेवल पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। यानी कि एक जो न्यूनतम वेतन सरकार तय कर देगी उसी वेतन को सारी जितने भी कंपनियां हैं उनको देना अनिवार्य हो जाएगा। उससे कम वेतन कोई भी कंपनी नहीं दे पाएगी। दूसरा जो है वो है कि राष्ट्रीय फ्लोर लेवल का वेतन मिलेगा। यानी कि पूरे नेशनल लेवल पर एक वेतन तय किया जाएगा कि हाँ भाई, इतना न्यूनतम वेतन हर किसी को देना जरूरी है, उतना ही वेतन हर किसी को मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। दोस्तों, भारत सरकार एक परिषद का गठन करेगी जो कि हर साल न्यूनतम सैलरी का आकलन करेगी। यानी कि हर साल जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे कि आपने देखा है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन की हर साल बढ़ोतरी होती है, वैसे ही अब मेहनतकश मजदूर यानी कि प्राइवेट या फिर कोई भी मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए सरकार एक परिषद का गठन कर देगी और वो परिषद प्रति वर्ष न्यूनतम सैलरी का आकलन करेगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। चौथे पॉइंट में दोस्तों, वेतन का निर्धारण भौगोलिक स्थिति और स्किल के आधार पर किया जाएगा। यह भी बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिहार में रहता है तो उसको एक अलग वेतन मिलेगा और कोई अगर पहाड़ों पे काम कर रहा है या फिर कहीं समुद्र के किनारे काम कर रहा है तो उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसकी वेतन में कमी की जाएगी, या फिर अगर कोई कठिन परिस्थितियों में काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा। और अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, कोई पढ़ा लिखा है या फिर कोई बहुत ही हुनरमंद है तो उसको ज़्यादा वेतन दिया जाएगा। तो इस तरह से भौगोलिक स्थिति और स्किल के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जाएगा। इसमें हम आपको बता दें कि 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन फिक्स की जाएगी, ये संभावना बताई जा रही है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि अंतिम फैसला जो कमेटी करेगी उसमें 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन फिक्स कर दिया जाएगा। एक जो निचले स्तर का जो कामगार है, जो मेहनतकश मजदूर है, उसको प्रति महीने 15,000 रुपये लगभग जरूर मिलेगा, जो कि आज के महंगाई के ज़माने में 15,000 रुपया भी एक कम वेतन ही है, लेकिन फिर भी इसे एक ठीक ठाक कहा जाएगा जो कि सरकार लाने का विचार कर रही है। दोस्तों, छठे पॉइंट में अगर देखा जाए तो कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा और महीने की 7 से लेकर 10 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन हर हाल में दे देना होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको समय पर वेतन मिलेगा और अगर आपको इस
महीने के प्रारंभ में ही यानी कि 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में ही अगर कर्मचारियों को वेतन दे दिया जाएगा तो उनको लिए काफ़ी अच्छा होगा और उनको घर का बजट बनाने में काफ़ी सुविधा भी इससे मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें जेंडर इक्वलिटी का भी ध्यान रखा गया है, यानी कि पुरुष और महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, OSH कोड यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड, इसमें हम आपको हर पॉइंट के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें है काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण आपको दिया जाएगा, यानी कि एक ऐसे वातावरण में आपसे काम लिया जाएगा जहां पे आपके हर चीज का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का आपका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना अनिवार्य होगा, यानी कि जो भी कंपनी अपने कर्मचारियों की भर्ती करेगी उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी होगी। कंपनियों को कैंटीन और क्रेच सुविधा भी मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि कंपनियों को अब कैंटीन की सुविधा देनी होगी, जिससे कि जो वहाँ पे काम करने वाले कामगार हैं उनको खाने पीने के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिल पाएगा। दोस्तों, 5 या फिर उससे ज़्यादा संस्थाएं मिलकर भी ग्रुप पूलिंग कैंटीन चला सकती हैं, इसलिए जो कंपनियां हैं उनको भी एक सुविधा दी गई है कि 4-5 कंपनी मिलके आप एक ग्रुप पूलिंग कैंटीन बना लीजिए और उसमें आप अपने कर्मचारियों को खाने पीने की अच्छी सुविधा दीजिए। दोस्तों, 5वां जो पॉइंट है उसमें है हर मजदूर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आपको, अगर आप किसी कर्मचारी या फिर किसी मजदूर को रख रहे हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है, किसी भी ग्रेड में अगर आप कर्मचारी या फिर मजदूर की नियुक्ति करते हैं तो उनको आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, जो कि कर्मचारियों के एक सोशल सिक्योरिटी और उनके काम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जो कि अपॉइंटमेंट लेटर के रूप में उनको मिलेगा। अगले पॉइंट में दोस्तों, अगर किसी मजदूर या फिर कर्मचारी की हादसे में मौत हो जाती है तो उनको मुआवजे के अतिरिक्त जुर्माने की 50% तक की राशि कंपनी को कर्मचारी को देना पड़ेगा, यानी कि जो कंपनी उस कर्मचारी को रखी है, अगर काम करने के दौरान उस मजदूर या फिर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो मुआवजे के रूप में 50% की अतिरिक्त जुर्माना राशि कंपनी देगी कर्मचारी के परिवार वालों को। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, जिसमें कि सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर लेके आई है सरकार ने। प्रवासी मजदूरों को हर साल एक बार घर जाने के लिए प्रवासी भत्ता कंपनी को देना पड़ेगा, यानी कि जो बिहार या यूपी या फिर ऐसे जगहों से जो लोग आते हैं उनको अब हर साल छठ, दिवाली मनाने के लिए कंपनियां पैसा देंगी कि आप जाइए छठ, दिवाली या फिर होली, कोई भी एक पर्व में साल में एक बार अपने घर से घूम के आइए, इसका पैसा अब कंपनियों को देना पड़ेगा। दोस्तों, प्रवासी मजदूर जहां पे काम करेंगे वहीं पे उनको राशन मिलेगा, ऐसी सुविधा सरकार बना रही है, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए इस सुविधा को दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका राशन कार्ड आपके घर जवार में बना हुआ है तो उस राशन कार्ड के द्वारा आप कहीं भी जहां पे जाके आप मजदूरी या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसी राशन कार्ड के द्वारा आप अगर मुंबई, दिल्ली कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहां से आप राशन उठा पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सरकार ने इसके लिए भी कदम उठाए हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट में प्रवासी श्रमिकों का एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा, जिसमें कि हर प्रवासी श्रमिकों की जानकारी उसमें फीड की जाएगी कि कौन सा प्रवासी श्रमिक किस जिले, किस राज्य से आया है और किस राज्य में काम कर रहा है, किस स्किल का है और कितना कार्य कर रहा है। हर चीज़ उसको नेशनल डेटाबेस में डाला जाएगा। इसके अनुसार उसको एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। और अगर वो श्रमिक अपना घर जाना चाह रहा है, जो कि आपने देखा होगा कोरोना काल में कितने प्रवासी श्रमिक अपना कार छोड़ के अपने घर लौटने के लिए मजबूर हो गए थे, उस समय ये नेशनल डेटाबेस का बहुत ही अच्छा यूज हो पाएगा, जो कि सरकार इसके लिए भी एक कमेटी बना रही है। दोस्तों, अगले पॉइंट में 240 दिनों की बजाय अब 180 दिन काम करने पर कर्मचारियों को अर्न लीव मिलेगा, यानी कि वे अब 180 दिन काम करने के बाद से ही अर्न लीव के हकदार होंगे। महिलाओं को भी सभी क्षेत्रों में काम करने की इजाज़त मिलेगी, यानी कि पहले ये था कि महिलाएं कुछ क्षेत्र में काम कर सकती हैं, कुछ कठिन क्षेत्रों में काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। महिलाएं भी अब हर क्षेत्र में काम कर पाएंगी, इसकी इजाज़त सरकार ने दे दी है। और दोस्तों,
एक इंस्पेक्टर का पद होता था, इस इंस्पेक्टर के पद का नाम बदल दिया गया है, अब इसको फैसिलिटेटर नाम दे दिया गया है। यानी कि इंस्पेक्टर ऐसा लगता था कि जैसे इंस्पेक्टर कोई बहुत बड़ा हुकूमत करने वाला कोई नाम है, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसको फैसिलिटेटर कर दिया गया है। यानी कि आप उसके सुरक्षा के लिए हैं, आप देख रेख करने के लिए हैं, ना कि आप उसके ऊपर शासन करने के लिए हैं। ठीक है, तो नाम बदल के दिया गया है, ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। दोस्तों, OSH कोड की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड की परिभाषा को अब बहुत ही विस्तृत रूप दिया गया है। इसमें अब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में काम करने वाले लोगों, पत्रकारों और वर्किंग जर्नलिस्ट की श्रेणी में रखा गया है। इन सब लोगों को अब OSH कोड में रखा गया है। दोस्तों, लगभग 45 वर्ष के ऊपर के कर्मचारियों को एक बार फ्री हेल्थ चेकअप कंपनी की तरफ से मुहैया कराना अनिवार्य हो गया है। यानी कि अगर आप 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, तो या फिर आप अगर प्राइवेट कर्मचारी हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको उस कंपनी को फ्री हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा और ये कंपनी की तरफ से फ्री कराया जाएगा। तो तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे औद्योगिक संबंध कोड, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अगर आपको जानकारी हम देते हैं पूरे विस्तार से। इसमें पहला अगर पॉइंट है, इसमें अगर बात करें तो ट्रेड यूनियन को केंद्र, राज्य एवं संस्थान स्तर पर कानूनी मान्यता दी जाएगी। जितने भी ट्रेड यूनियन थे उनको सेंट्रल, स्टेट और संस्थान के लेवल पर कानूनी मान्यता दी जाएगी। अब उनको कानूनन एक शक्ति मिल जाएगी। शिकायत निवारण कमेटी में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी जाएगी और 5 सदस्य ट्रेड यूनियन और 5 सदस्य संस्थान के रखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में। दोस्तों, वर्कर की परिभाषा वेतन के आधार पर तय की जाएगी। अगर 18,000 रुपए तक का वेतन मिल रहा है किसी कर्मचारी को, तो उसको वर्कर की श्रेणी में रखा जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, लेबर ट्रिब्यूनल में अब तक सिर्फ एक जज होते हैं। अब एक और प्रशासनिक सदस्य बनाया जाएगा जो कि समस्याओं का समाधान जल्दी से कर सके। यानी कि लेबर ट्रिब्यूनल में अब एक जज के साथ साथ एक प्रशासनिक सदस्य भी रखा जाएगा ताकि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को मान्यता दी जाएगी और अब श्रमिकों को ठेका मजदूरी के स्थान पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का विकल्प दिया जाएगा। यानी कि अब उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय के समान काम के घंटे, वेतन और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। दोस्तों, अगले पॉइंट में, अगर किसी कर्मचारी को कंपनी से कोई विवाद हो गया है तो अब वो 3 साल की बजाय सिर्फ 2 साल की समय सीमा के अंदर ही शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी कि अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है आप किसी भी विवाद को, आपको 2 साल के अंदर ही शिकायत दर्ज करा के इसका समाधान करवा लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में, घरेलू वर्कर को औद्योगिक वर्कर की श्रेणी से बाहर रखा गया है। यानी कि जो कोई घर में काम करते हैं, जैसे कि नौकर, माली, कोई घरेलू काम करने के लिए किसी को रखा गया है, उनको इंडस्ट्रियल वर्कर की श्रेणी से बाहर रखा गया है। यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर का जो कानून है उन पे लागू नहीं होता है। अगर किसी कंपनी ने कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है तो उसको रेस्किलिंग फंड देना होगा। रेस्किलिंग फंड मतलब कर्मचारी को 15 दिन का वेतन देना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। यानी कि जो उसका 15 दिन का वेतन है उसको वो कंपनी को देना पड़ेगा अगर वो कंपनी उस कर्मचारी को निकाल रही है, और कंपनी इस फंड को 45 दिन के अंदर कर्मचारी के अकाउंट में उसको डालना पड़ेगा। यानी कि वो ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकती है। अगर आप किसी कर्मचारी को आप ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं तो आपको उसके 15 दिन का वेतन पहले देना पड़ेगा, उसके बाद निकालिए उसको। ये भी कर्मचारियों के सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, ट्रेड यूनियन को भी यहाँ पे कसा गया है। ट्रेड यूनियन को हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना होगा और 300 कर्मचारी वाली कंपनियां बिना सरकारी अप्रूवल के बंद हो सकती हैं। यानी कि 300 कर्मचारी जिस कंपनी में हैं उन कंपनियों को सरकार से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो बिना अप्रूवल के ही अपनी कंपनी को बंद कर सकती है। पहले ये नियम सिर्फ 100 कर्मचारी वाली कंपनियों पर ही लागू था। दोस्तों, चौथा जो कानून है वो है सोशल सिक्योरिटी कोड, यानी कि सामाजिक सुरक्षा कानून। इस कानून में लोगों को क्या क्या फायदे होंगी इसके बारे में हम आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहला इसमें पॉइंट है ESIC का विस्तार किया जाएगा। ESIC यानी कि आपको जो इंश्योरेंस स्कीम जो है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलती हैं सरकार की तरफ से, जो कि ESIC एक सरकारी संगठन है, उसके द्वारा देश के 740 जिलों में ESIC की सुविधा दी जाएगी। अभी ये सुविधा सिर्फ 566 जिलों में है,
जहां की ईएसआईसी अपने अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ और स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। दोस्तों, खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को अनिवार्य रूप से ईएसआई से जोड़ा जाएगा, चाहे एक ही श्रमिक उस संस्थान में क्यों ना काम करते हों। अगले पॉइंट में दोस्तों, पहली बार अगर 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ईएसआई से जोड़ा जाएगा तो ये जो 40 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इसकी संख्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहली बार 40 करोड़ लोगों को ईएसआईसी से जोड़ा जाएगा। बागान श्रमिक भी ईएसआईसी के दायरे में आएंगे, यानी कि बागान में जो श्रमिक लोग काम करते हैं उनको भी ईएसआईसी के साथ जोड़ा जाएगा। 10 से कम श्रमिक वाले संस्थानों को भी स्वेच्छा से ईएसआईसी का सदस्य बनाने का विकल्प मिलेगा। दोस्तों, 20 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थान ईपीएफओ की कवरेज में आ जाएंगे, यानी कि अगर किसी कंपनी में 20 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं तो उनको भी अब ईपीएफओ देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगले पॉइंट में दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के स्वरोजगार से जुड़े श्रमिकों को भी ईपीएफओ में लाने की योजना बनाई जाएगी। और दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कर्मचारी को भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम कार्यकाल की कोई भी बाध्यता नहीं रखी गई है, यानी कि अगर किसी कर्मचारी को कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में बहाली करती है तो उसको भी ग्रेच्युटी देना पड़ेगा, ग्रेच्युटी का लाभ देना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह का न्यूनतम कार्यकाल की बाध्यता सरकार ने नहीं रखी है। दोस्तों, अगले पॉइंट में बात करें तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा, जहां पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, यानी कि राष्ट्रीय डेटाबेस में आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद ही जाके वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगले पॉइंट में दोस्तों, जिस भी कंपनी में 20 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं उस संस्थान को रिक्त पदों की जानकारी अपने ऑनलाइन पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। ये बहुत ही अच्छा सुधार है। अगर कोई कंपनी 20 से अधिक श्रमिकों को अपने यहाँ काम पे रखी है तो उसको अपने वेबसाइट पर अपने रिक्त पदों की जानकारी देनी पड़ेगी, जिससे कि आपको पता लग सके कि किस कंपनी में कितने पद रिक्त हैं और आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। भारत के श्रमिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।